देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। सभी दर्शकों को नमस्कार। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेके। इस बार हमारा टॉपिक है रुपया गिरा रे। 1966 में एक फिल्म आई थी मेरा साया। उसमें एक गाना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बहुत फेमस गाना था, आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। रुपए की हालत ठीक वैसी ही हो रखी है, लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि रुपया इतना गिरता क्यों है, रुपया इतना गिरा हुआ क्यों है। लेकिन असल में पिछले 4 साल में ही डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 10 रुपये तक कम हो गई है। जहां 2020 में $1 में 76 रुपये आते थे, आज $1 में 85 रुपये 75 पैसे मिल रहे हैं। आखिर ये होता क्यों है, रुपया गिरता क्यों है और डॉलर इतना मजबूत क्यों होता है। इसी के साथ हम 1-2 सवाल का और भी जवाब ढूंढना चाहेंगे कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि ढेर सारे नोट छापे और सबको अमीर कर दे, करोड़पति बना दे, या ढेर सारे नोट छाप के जितना कर्जा है वो सारा उतार दे, या ढेर सारे नोट छाप के ढेर सारा सोना खरीद ले या कच्चा तेल खरीद ले। मतलब इंपोर्ट जितना करती है वो पूरा का पूरा नया पैसा छाप के क्यों नहीं किया जा सकता। इन सारे सवालों के जवाब हम आज के एपिसोड में ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रुपया अभी अचानक से इतना मजबूत क्यों होने लगा। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, उससे पहले तक रुपया 82-83 रुपये के आसपास डॉलर की कीमत थी। उसके बाद से जैसे ही ट्रंप की जीत तय हुई, उसके बाद से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप जीते और डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया। इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डॉलर इतना मजबूत है क्यों, पूरी दुनिया में उसकी वैलिडिटी क्यों मानी जाती है। 2 तरह की करेंसी वैश्विक मानी गई है। एक है डॉलर जिसको करेंसी बोलते हैं, दूसरा है सोना। सोना सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसकी कीमत कभी भी गिरती नहीं है, बढ़ती ही है हमेशा। मतलब थोड़े बहुत दिन के लिए ऊपर उतार चढ़ाव अलग चीज़ है, लेकिन वो स्थायी है, मतलब उसकी ग्रोथ होना तय है। दूसरा होता है डॉलर। डॉलर का कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो डॉलर में किया जाता है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम देश करते हैं भारत के साथ, जबकि डॉलर आप किसी भी देश में चला सकते हैं, अमेरिकी डॉलर खास करके, तो वो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। इसके पीछे हमारी आज़ादी के समय के आसपास की घटनाएं जिम्मेदार हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका के लोगों ने, जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने तय किया कि हम अपनी करेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारी करेंसी पे असर नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो एक सिस्टम लेके आए जिसको स्विफ्ट बोलते हैं। स्विफ्ट मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना। वो पूरा का पूरा सिस्टम डॉलर से चलता है। इसी कारण से डॉलर इतना मजबूत है। एक देश यदि दूसरे देश से कुछ खरीदना चाह रहा है, ज़्यादातर अधिकांश देश वो ट्रांजैक्शन डॉलर में करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर से कहीं भी कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत का रुपया आप जाके अमेरिका में कुछ खरीदना चाहें उससे तो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। पहले समझते हैं डॉलर के मजबूत होने से हमारे ऊपर या आपके ऊपर असर क्या होता है। पहला असर होता है कि हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंपोर्ट महंगा होना मतलब कच्चा तेल है या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या बाकी कोई भी चीज़ हम मंगा रहे हैं, यहाँ तक कि सोना भी यदि मंगा रहे हैं तो वो महंगा हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों का असर हमारी लोकल मार्केट पे पड़ता है और धीरे धीरे हमारी जेब तक भी उनका असर आता है। तो रुपया गिरना किसी भी हाल में हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं माना जाता। उसके बावजूद सरकारें रुपये को गिरने देती हैं या संभालती हैं। रिजर्व बैंक क्या करता है वो सारी बातें भी हम इसी में करेंगे। रुपया गिरने का या किसी भी करेंसी के डॉलर की तुलना में गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है उस देश का इंपोर्ट ज़्यादा होना और एक्सपोर्ट कम होना। जब हम किसी चीज़ का इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो सिंपल सा है कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी तुलना में हमें कम डॉलर मिल रहे हैं और जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी तुलना में हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। जब हम कम डॉलर कमा रहे हैं और ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं तो हमें डॉलर कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, यानी उसकी मांग बढ़ेगी। जब हम कहीं से डॉलर लेने जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपको हम इस भाव पे देंगे, हमें उसी भाव पे लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है। इसी कारण से हमारी करेंसी या किसी भी दूसरे देश की करेंसी डॉलर की तुलना में कमज़ोर होती जाती है। ये सबसे पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है वैश्विक अस्थिरता, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जब कुछ स्थितियां ठीक नहीं होती तो ज़्यादातर देश डॉलर को अपने यहाँ स्टोर करना शुरू कर देते हैं। कि मान लीजिए कल कुछ
बड़ा घटनाक्रम हो गया, विश्व युद्ध छिड़ गया या कुछ और हो गया, तो वो डॉलर दे के और कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर देश डॉलर को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। इससे भी सारे देशों की करेंसी डॉलर की तुलना में घटने लगती है। यही अभी भी यही हो रहा है, क्योंकि कई जगह युद्ध चल रहे हैं। उधर ट्रंप जीत गए हैं, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मैं अमेरिका फर्स्ट की बात करूंगा। उन्होंने हाल ही में एक बड़ी घोषणा कर दी कि $1 बिलियन लेके आइए, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से लेके आइए या अपनी कंपनी के जरिए लेके आए, आपको सारी परमिशन दे देंगे हम, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट की परमिशन भी तुरंत मिल जाएगी आपको, आप आके सीधा फैक्ट्री लगाइए, काम शुरू कीजिए। तो अब क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो दुनिया भर में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ वो अपना पैसा निकाल के और अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि अब अमेरिका में तेजी आएगी, अमेरिका के बाजार में तेजी आएगी, वहाँ की कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, इस कारण से वहाँ पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बाकी देशों से पैसा निकल के, डॉलर निकल के वहाँ जाना शुरू हो जाता है। तो डॉलर जब वापस जाना शुरू होगा तो स्वाभाविक है कि हमारी मांग तो कम नहीं हो रही है डॉलर की, तो हमें वो बेचना भी पड़ रहा है और आयात के लिए हमें नया भी चाहिए, तो रुपए की कीमत और गिरने लगती है। यही हो रहा है अभी। तीसरा कारण जो होता है कि यदि अमेरिका का रिजर्व बैंक ये कहे कि हम ब्याज दरें घटा रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ के लोगों को सस्ता ऋण मिलने लगेगा, वहाँ की कंपनियों को सस्ता ऋण मिलने लगेगा, तो दुनिया भर से वहाँ पे पैसा वापस सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपनियाँ कर्ज लेंगी, एक्सपेंशन करेंगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए लोग दुनिया भर से पैसा निकाल के वहाँ लगाना शुरू कर देंगे। आपने यदि गौर किया हो, पिछले 2 महीने में खास करके अक्टूबर और नवंबर में भारत के बाजारों से विदेशी निवेशकों ने बहुत बड़ी रकम निकाली है, लगभग $15 अरब। बहुत बड़ी रकम है, ये सिर्फ शेयर बाजार से निकाली उन्होंने। क्यों निकाली? क्योंकि ये तय हो गया था कि ट्रंप जीतेंगे तो अमेरिका में उनको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, यहाँ शेयर मार्केट बहुत हाई लेवल पे था, तो इसलिए भी उनको मुनाफा लेना था अपना, ऊपर के लेवल पे वो बेच के अपना मुनाफा लेके निकल गए हैं। इस कारण भी रुपए की तुलना में डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमज़ोर हुआ। इसको संभालने के लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अपने पास जितना डॉलर का स्टॉक है उसमें से कुछ हिस्सा बेचा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीआई पूरी तरह से अपना खजाना खाली कर दे। आपको ध्यान हो, अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। उस समय बड़ा चर्चा में आया था कि उन्होंने भारत में उदारीकरण की, निजीकरण की शुरुआत की थी 1991 के दौर में। ये उसी से जुड़ा किस्सा है, छोटा सा किस्सा है, सुनने में मजा आएगा। जब उन्होंने भारत की व्यवस्था को पूरे विश्व के लिए ओपन किया तो यहाँ पे एफडीआई आना शुरू हुआ हमारे यहाँ। जैसे ही एफडीआई आने लगा तो डॉलर की कीमत बढ़ने लगी, रुपए की कीमत घटने लगी। उस समय उन्होंने जो विदेश में रहते हुए पैसा कमाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो विदेशों में जमा था, उसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। तो वो जो डिफरेंस था कि यदि वो रुपए की कीमत उतनी ही रहती और रुपए की कीमत कम होने के कारण उनका मुनाफा जो बढ़ा, उसका अंतर उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक चेक के जरिए जमा कर दिया था। ऐसे नेता कम ही देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे थे कि डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है। मजबूत होने का तीसरा कारण डॉलर का तीसरा कारण होता है कि जब विदेशी निवेश जो है, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो किसी देश में घटने लग जाए तो वहाँ उस देश की खुद की करेंसी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको वही आयात की तुलना में निर्यात कम होता है उनके यहाँ से और उनको डॉलर उतना ही चाहिए। अब आते हैं तीसरी बात पे, जो कॉमन सबसे एक सवाल होता है कि सरकार ढेर सारे पैसे छाप के सबको अमीर क्यों नहीं कर देती। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, उनमें एक कोई दुकानदार भी है जो अपनी अलग अलग चीज़ें अलग अलग रेट पे बेचता है। सरकार ने सबको ढेर सारे नोट छापे और सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। अब आपको क्या लगता है कि वो दुकानदार दुकानदारी करेगा? जब वो करोड़पति हो गया तो उसको दुकानदारी करने की क्या ज़रूरत है? और यदि वो दुकानदारी करे भीगा तो क्या करेगा कि वो अपने हैसियत के हिसाब से चीज़ों के रेट तय करेगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों की हैसियत उतनी ऊपर हो गई है। वे जब 1 करोड़ रुपए हैं किसी के पास तो वो 10-20 रुपए की सब्जी तो नहीं खरीदेगा, वो रेट उसी अनुपात में बढ़ा देगा। उसी अनुपात में वो जहाँ से खरीद रहा है वहाँ रेट बढ़ जाएगा। कारण क्या होगा? इसका कारण ये होता है कि मान लीजिए एक कंपनी
कारें बनाती है, वो 100 कार बना रही है, 100 कार उसकी मार्केट में ठीक ठाक रेट पे बिकती हैं, और यदि सबके पास ढेर सारा पैसा आ गया और खरीदने वाले 200 लोग खड़े हो गए, तो क्या होगा? एक कहेगा कि मैं इस कार को 5 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 6 में खरीद रहा हूँ, तीसरा बोलेगा 7 में खरीद रहा हूँ। तो वास्तव में जिस कार की कीमत 5 लाख रुपए थी, वो हो सकता है 15 लाख तक पहुंच जाए, 20 लाख तक पहुंच जाए। ये मारामारी किसी भी हाल में ठीक नहीं है। इसी चीज से बचने के लिए सरकारें नए नोट अनाप शनाप नहीं छाप सकती। उसका एक तय पैमाना होता है कि वो कितने नए नोट छाप सकती है। उसकी तुलना में उसको अपने रिजर्व बैंक में सोना रखना होता है। आपने नोटों पे एक लाइन लिखी देखी होगी कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। उसका मतलब क्या होता है? आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई आदमी आके मुझे बोले कि भैया ये पकड़िए आपके 1000 रुपये और मुझे इसके बदले में ओरिजिनल चीज़ दे दीजिए, तो वो ओरिजिनल चीज़ देने का वचन सरकार की ओर से आरबीआई गवर्नर देता है। यानी जितना पैसा सर्कुलेशन में है उसका कुछ हिस्सा सोने के रूप में अपने यहाँ रिजर्व रखा जाता है कि यदि ऐसी सिचुएशन आ गई कि सब लोग पैसा लेके आ जाएं कि हमें तो इसकी कीमत चाहिए, ये कागज़ नहीं चाहिए। रुपए की वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं, वो कागज़ का टुकड़ा मात्र है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर हैं आरबीआई गवर्नर के। जब आरबीआई गवर्नर वो वचन देता है तो उतना ही सोना रिजर्व में रखना होता है। तो वो रिजर्व में जितना सोना होता है और आपकी जीडीपी, आपके देश का कुल उत्पादन जितना होता है, उसके अनुपात से तय होता है कि नए नोट कितने छापे जा सकते हैं। सरकारें उसी के अनुसार नए नोट छाप सकती है। भारत भी वैसे ही करता है। कुछ देशों ने दूसरी तरह के एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश की थी, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब सवाल दूसरा आता है कि चलिए नए नोट हम ढेर सारे छाप के अपने यहाँ बांट देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम कहें कि हमने 100 करोड़ के 1000 करोड़ के नोट छापे और हमने किसी देश को कहा कि ये लीजिए 1000 करोड़ और हमें कच्चा तेल दे दीजिए, या हमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान दे दीजिए, या हमें सोना दे दीजिए, तब क्या होगा? तब तो हमारे यहाँ नहीं आएगा वो पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में पैसा सर्कुलेशन में चलता है। जैसे ही आप किसी देश को देंगे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने रूस से कच्चा तेल खरीदा 1000 करोड़ रुपए का, ऐसा तो है नहीं कि वो 1000 करोड़ रुपए जाएंगे और रूस के यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। कैश में तो वो पैसा जाएगा ही नहीं। यदि कैश में गया भी तो क्या होगा? रूस क्या करेगा उस पैसे का? वापस भारत में भेजेगा, कुछ सामान खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो पैसा वापस हमारे यहाँ सर्कुलेशन में आ जाएगा। सर्कुलेशन में जैसे ही आएगा, जैसे ही अपने बाजारों में पैसा बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। हाल फिलहाल में आपने महसूस भी किया होगा, कई सारी चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण यही है। तो दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी देश रुपए में हमारे साथ कारोबार पूरी तरह से क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि यदि डॉलर मजबूत हुआ तो रुपए की कीमत गिरने लग जाएगी। इसलिए वो अपने यहाँ रुपए को स्टोर करके नहीं रखेगा। यदि उसको स्टोर करना होगा तो क्या करेगा? डॉलर रखेगा या सोना रखेगा। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपया गिर रहा है, डॉलर की तुलना में सारी करेंसी गिर रही है, चाहे वो यूरो हो, पाउंड हो, येन हो, युआन हो, जो भी जितनी भी तरह की करेंसी हो। हालांकि रुपया अब भी बहुत संभला हुआ है, बाकी की तुलना में बहुत मजबूत भी है। डॉलर की तुलना में भले ही 4 रुपया कमज़ोर हुआ है रुपया, लेकिन यदि पाउंड, येन और यूरो की बात करें तो उनकी तुलना में रुपया 4 रुपया मजबूत हुआ है। यानी डॉलर की तुलना में वो जितने गिरे हैं, रुपया उतना नहीं गिरा। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए आरबीआई ने भी कोशिश की। आरबीआई के पास करीब 600 अरब डॉलर रखे हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार में। उसमें से उसने कुछ निकाल के मार्केट में निकाल दिए ताकि रुपए की मांग जितनी कम हो रही है वो संभल जाए, डॉलर की जितनी मांग हो रही है वो अपने खजाने से पूर्ति कर दे। लेकिन ये एक लिमिट तक ही किया जा सकता है, क्योंकि अपना खजाना खाली कोई भी देश नहीं कर सकता। यदि विदेशी मुद्रा भंडार का खाली हो जाए आपका, तो वही स्थिति आ जाएगी जो 1991 में आई थी, जब हमें सोना गिरवी रख के अपनी मुद्रा को बचाना पड़ा था, अपने देश को बचाना पड़ा था डिफॉल्टर होने से। वो स्थिति ना आए, इसलिए रिजर्व बैंक या सरकार एक लिमिट तक ही हस्तक्षेप करती है रुपए को संभालने के लिए। वही अभी किया जा रहा है। आगे क्या होगा? रुपया कमज़ोर होगा कि स्थिर होगा? अभी आज 3 जनवरी है। हम
17 दिन बाद देखेंगे कि ट्रंप वहां अमेरिका में सत्ता संभाल लेंगे। जैसे ही ट्रंप सत्ता संभालेंगे एक बार और डॉलर ज़्यादा मजबूत होता नजर आएगा। कुछ महीने के लिए ऐसा होना ही है, लेकिन कुछ महीने बाद ये स्थिति संभल जाएगी। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत से जितना पैसा निकालना है वो निकाल चुके हैं लगभग, अब बहुत थोड़ा सा पैसा और निकालेंगे वो इस दौरान। दूसरी चीज़ कि ट्रंप जो है बिटकॉइन पे बात कर रहे हैं, वो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। इसी कारण से यदि आपने गौर किया हो, जब ट्रंप का चुनाव जीतने की घोषणा हुई थी उसके बाद से बिटकॉइन बहुत मजबूत हो चुका है। वो 1 लाख रुपए एक बिटकॉइन को क्रॉस कर चुका है, जबकि उस टाइम पे वो 60-70 हज़ार रुपए के आसपास था, यानी लगभग 50% की ग्रोथ उसमें आ चुकी है। यदि ट्रंप वैसा करते हैं, यदि क्रिप्टो करेंसी पे वो जाते हैं, उसको मजबूत करने की बात करते हैं, तो डॉलर धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा। डॉलर जैसे ही वीक होने लगेगा रुपया थोड़ा सा संभलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि रुपया वापस 85 रुपये से संभल के और 70-75 पे आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो जब तक हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तब तक रुपया कमज़ोर होगा। इसका बेनिफिट किसको है? जो लोग विदेशों में डॉलर में कमाई कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, या सऊदी अरब जैसे देशों में जाके वहाँ काम कर रहे हैं और उनको वहाँ की करेंसी में या डॉलर में पेमेंट मिलती है, वो यहाँ डॉलर में भेजते हैं, तो उन सब के लिए रुपए का कमज़ोर होना फ़ायदेमंद है। जबकि मेरे आपके जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। डॉलर वैश्विक करेंसी बन चुका है, उसको तोड़ना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी करेंसी लाई जाए जिसको ब्रिक्स करेंसी नाम दिया जा रहा है, कि उससे हम आपस में लेन देन कर लें। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। जब भारत चीन के आपसी विचार ही नहीं मिलते तो एक करेंसी कहाँ मिलनी है। बाकी जब तक अपनी करेंसी आएगी, कभी फ्यूचर में, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब तक अपनी करेंसी एक इंडिविजुअल नहीं खड़ी हो जाती, स्विफ्ट को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक रुपया कमज़ोर होगा। हाँ, स्विफ्ट से याद आया, डॉलर को चुनौती क्यों देने की ज़रूरत है, ये रसिया ने समझाया था। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उस समय विदेशों में उसकी जितनी संपत्तियां थी वो सारी जब्त कर ली। उसके कारण उसको बहुत बड़ा आघात लगा, आर्थिक तौर पे झटका लगा। तब उसने ये शुरुआत की कि हमें जो इंटरनेशनल लेन देन की प्रणाली स्विफ्ट जिसको बोलते हैं, वो अमेरिका की बनाई हुई है, कि हमें उसको चुनौती देना चाहिए। वो सिर्फ डॉलर में ही क्यों हो, वो बाकी करेंसी में भी होनी चाहिए। यदि वो बाकी करेंसीज में होती तो रूस को उतना बड़ा झटका नहीं लगता, भले ही उसकी संपत्तियां जब्त हो जाती, वो डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में लेन देन कर पाता। तो ये होगा या नहीं होगा, कोई इसका अल्टरनेट आएगा नहीं आएगा, हाल फिलहाल में आसान नहीं है, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है, डॉलर चलाने वाले लोग बहुत मजबूत हैं। तो तब तक बाकी करेंसी इसी तरह नीचे जाती रहेंगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका मूल्य गिरता रहेगा। तब तक सरकारें इसको, जैसे हमारी सरकार रुपए को संभालने की कोशिश करती है, उसी तरह की कोशिशें होती रहेंगी हल्की फुल्की, लेकिन जब तक डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिरेगा, हम महंगाई से हम दबते चले जाएंगे। ये होना ही है। धन्यवाद।